वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम हिस्ट्री हमारी तो कंप्लीट हो गई है। ठीक, वैसे हम आज प्रमुख नारे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं भूले बिसरे, लेकिन पता होने चाहिए। ठीक है ना, जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है सारे हमारे, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक आज कवर करना है, वो है भूमि सुधार आंदोलन। जैसे मैंने आपको बीच बीच में पढ़ा दी है वैसे तो वो, लेकिन एक साथ पढ़ लेंगे। जैसे उसमें था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, है ना, ये सब जो व्यवस्था थी भूमि के टैक्स से रिलेटेड, वो सारे एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं नारे। लास्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया भी था कि कौन कौन से किन पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, ये पूछे जाएंगे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जनगण मन था। और कौन कौन से, और 1916 का, है ना। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तो सब पढ़ लेना, वो हमने पढ़ लिए। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख नारे। प्रमुख नारे यानी कि स्लोगन, प्रमुख नारे, या फिर ये कुछ वक्तव्य जो एक टैगलाइंस होती है जो फेमस हो जाती है, वो सब। इसमें आप देखो, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद, है ना, सारे जहाँ से अच्छा इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। इसमें देखो, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, ये किसका था, मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल, ये तो मैक्सिमम पता ही होगा सभी को, है ना। मोहम्मद इकबाल का था, मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था ये। तो मोहम्मद इकबाल पहला तो भैया हम अपने देश प्रेमी थे, लेकिन आपको पता है सबसे पहले जब हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा था, तो द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने कही थी, मोहम्मद इकबाल ने ही की थी, यानी कि दो देशों की बात। ठीक है, नाम किसने दिया था, पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, रहमत अली। नाम किसने दिया था, रहमत अली। और पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी, 1940 के लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का नहीं, किसका, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन। इसमें जिन्ना ने किसकी मांग कर दी थी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। ठीक, और सारे जहाँ से अच्छा नारा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार किसकी बात की थी, द्विराष्ट्र की बात की थी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के साथ ही आप जनगण मन भी देख लो, जन गण मन। ठीक है, देखो वंदे मातरम किसका है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलियज शीसलम, जो कि हमारा बाद में राष्ट्रीय गीत बना। राष्ट्रीय गीत तो बाद में बना ना, तो किसने कहा थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। ठीक है, जब हमारा राष्ट्रीय गीत बना तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था वंदे मातरम, पूरा का पूरा गीत। ठीक, वंदे मातरम हो गया। एक पढ़ो आप, कौन सा, वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कौन है, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। कहाँ के थे, गुजरात के थे दयानंद सरस्वती। और इनका जो रियल नेम कह लो या फिर इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर ही था। मूल नाम क्या था, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था, मूल शंकर।
देखो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो वेदों के और लोटो जो था इनका पर्सनल, इनका खुद का थॉट था, यानी कि अपना नारा था पर्सनली। लेकिन अगर बात करें पूरे आर्य समाज ने क्या नारा दिया था, वो था भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, दोनों ही पूछे जाते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है, किसका है, आर्य समाज का, आर्य समाज किसका था, आर्य समाज का नारा था। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं हम, 3 नारे हैं किनके, सुभाष चंद्र बोस के, एक साथ पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के 3 नारे। सबसे पहला तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे आपको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था ये, जब जर्मनी से 3.5 लाख सैनिकों को लेकर आए थे, जर्मनी ने कैद कर रखे थे इंडियन सैनिक, है ना, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाने के लिए हिटलर से लेकर आए थे, तो अपनी उस सेना को में जोश पैदा करने के लिए, ठीक है, कि तभी ना उनके सामने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, एक ये हुआ, एक दिया था जय हिंद, जय हिंद, ठीक, और एक दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक, ये तीनों ही नारे किनके हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, तीनों ही नारे किसके हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के। ठीक, दिल्ली चलो का नारा कब दिया, जब देखो हिस्ट्री हमने पहले इसी वजह से पढ़ी, बाद ये चीज़ें आपको मैं बाद में इसी वजह से पढ़ा रही हूँ कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहले इनको रटने लग जाओ ना तो तब बहुत दिक्कत होती है। अब पता है कि ये सारे इवेंट्स के हिसाब से कि ये तब हुआ ये तब हुआ, तो सब जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, जब जापान से अपनी सेना को इन्होंने वहाँ पे परीक्षण दिलाया, ट्रेनिंग वगैरह हुई जापान में, जापान ने बहुत हेल्प की थी, हथियार दिए, अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिए। ठीक, फिर जब वहाँ से आए तो किसकी तरफ से आए, मतलब म्यांमार के रास्ते से आके फाइनली कहाँ आ गए, मणिपुर आ गए। ठीक है, मणिपुर, हाँ मणिपुर आ गए, तो मणिपुर से फिर इन्होंने तब नारा दिया था कि दिल्ली चलो, यहाँ रुकने कोई फ़ायदा नहीं है, अब क्या करना है, हमें दिल्ली पर धावा बोलना है, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया, समझ आ गया। ठीक, ये हो गया हमारे 8 नारे। इसके बाद क्लियर है ना, शाहजहां मोहम्मद इकबाल, इसमें से कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि ज़्यादातर पढ़े हुए होते हैं ये वाले तो। और चलते हैं आगे फिर, देखो 9 जय जगत, जय जगत ये दिया था विनोबा भावे, विनोबा भावे ने, जय जगत का नारा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे का आपको याद होगा, विनोबा भावे ने, जब मैंने आपको व्यक्तिगत क्रांति पढ़ाई थी, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह में याद है ना, गांधी जी ने क्या कहा था कि जो हमारा क्या हुआ था पहले, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से जस्ट पहले क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें गांधी जी ने सबसे कहा था कि जो भी हमारे मेन लीडर्स हैं वो एक दिन पहले आपको मजिस्ट्रेट को खबर देनी है और फिर कहना है कि अगले दिन हम भाषण देने वाले हैं, फिर ऐसा भड़काऊ भाषण देना है कि पूरी जनता की आंखें खुल जाएं और खुद से फिर गिरफ्तारी दे देनी है कि ठीक है चलो लेके जेल में। तो फिर जेल में गए वो, अब उन्होंने कोई मारधाड़ तो की नहीं, सिर्फ भाषण ही दिया, फिर गांधी जी उनको छुड़ा के ले आते थे। तो उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले पहले भाषण देने वाले कौन थे, विनोबा भावे थे। ठीक है ना, विनोबा भावे थे, इनका नारा क्या था, जय जगत, इनका नारा क्या था, जय जगत। एक आता है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का में किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण वही हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन में सबको गिरफ्तार कर लिया था ऑपरेशन 0 आवर चला के, तो जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे और कहाँ पहुँच गए थे, नेपाल। ठीक है, कहाँ पहुँच गए थे, नेपाल, और फिर वहाँ पे उन्होंने अपने एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, वो सब याद होगा, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने किसके कौन सा नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, जय जगत किसका, विनोबा भावे, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक, और एक है वो वाला
मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ये किसका था बताओ बताओ। 11 पे मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी साम्राज्य है ना, साम्राज्य लिख देते हैं। साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, आखिरी कील साबित होगी। ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अब ये लाठी से आप समझ गए होंगे, लाठी किस पर पड़ी थी? लाला लाजपत राय पर। याद है ना, साइमन कमीशन के विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया था? लाला लाजपत राय ने 1928 में। तो सैंडर्स ने क्या किया? सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया लाला लाजपत राय पे, तो उसी की वजह से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तब इन्होंने मरने से पहले ये कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इनके जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें आप ताबूत में रखते हैं वो बॉडी को मरने के बाद। ठीक है, फिर ताबूत को दफना दिया जाता है। तो ताबूत के ऊपर, जैसे ताबूत होता नहीं भाई, बड़ा ख़राब ताबूत बना, जो भी है ताबूत है, ठीक है ना। तो ताबूत में यहाँ पे कील लगी, कील ठोक देते हैं फिर अंदर बॉडी डाल के। तो जब तक आखिरी कील नहीं लगती तब तक कोई अगर रिश्तेदार कोई आता वो उसको देख सकता है, लेकिन एक बार अगर आखिरी कील ठोक दी है तो वो कभी खुलेगा नहीं। समझ गए? तो इनका मतलब यही था कि आखिरी कील लग जाएगी ऐसी कि तुम कभी वापस आओगे ही नहीं, साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने बात है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। बहुत पूछा जाता है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है ना, वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल क्या था? वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ये फिर जब उन्होंने ऐसा कहा तो ये ब्रिटेन चले गए उन पर केस करने के लिए। ठीक, और इंडिया में उन्होंने क्या चला रखा था? होम रूल आंदोलन। अब जब लीडर ही नहीं है तो होम रूल आंदोलन इनका ख़त्म हो गया। ठीक, लीडर ब्रिटेन चला गया। समझ आ गया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था ये? और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह। भगत सिंह, शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को, शहीद आजम। देखो, जब लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ तो किसने कराया था? सैंडर्स ने। सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? भगत सिंह ने। इसी जुर्म की वजह से भगत सिंह को फांसी लग गई थी 23 मार्च 1931 को, है ना। वो तो पता है पूरी स्टोरी, जिसने अगर मेरे वीडियोस देखी होंगी ना हिस्ट्री की सारी, तो उसको सब क्लियर है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, एक स्टोरी, एक कहानी की तरह, ठीक है ना, पढ़ाने की तरह नहीं, एक कहानी की तरह कि फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा, जो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, जैसे मूवी चलती है ना सामने, वो याद रहती है इस तरह से। ठीक है, तो भगत सिंह, समझ आ गया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने कब दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। ये भी एक लाइन आती है, साम्राज्यवाद का नाश। कभी कभी यही पूछ लेगा कि साम्राज्यवाद का नाश किसने कहा था? भगत सिंह ने। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश, ठीक है, कब कहा था? जब असेंबली बम कांड, असेंबली में बम फेंका था, वहीं तो पकड़े गए थे, ठीक है ना। असेंबली में बम फेंका था, वो बम, उसमें कोई मरा नहीं था, बस ऐसे ही था वो, धुएं वाला, डराने के लिए सिर्फ अंग्रेजों को, ठीक है ना। और हेराम किसने कहा था? हेराम,
महात्मा गांधी पे चलते हैं, चलो। हे राम, हे राम। देखो, एक तो हे राम, हे राम को ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जब आखिरी सांस चल रही थी तब उनकी जो डेथ हुई थी वो हे राम कहने के बाद वो ऐसा हुआ था, ठीक है। हे राम। और एक दिल्ली, क्या कहते हैं उसको, भारत छोड़ो। भाई भारत छोड़ो तो पूरा आंदोलन ही किया था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और करो या मरो, करो या मरो, ये तीनों नारे किसके हैं? महात्मा गांधी के। किसके हैं? महात्मा, ये क्या हो गया? ठीक, किसके? महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी के। हे राम, भारत छोड़ो, करो या मरो। ये जो करो या मरो है ना, क्योंकि सबको मतलब गांधी जी क्या थे? बिल्कुल अहिंसावादी थे, हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तब उन्होंने नारा क्या दिया? करो या मरो का। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, करो या मरो लगा के नहीं आता कोई। करो या मरो को गांधी जी ने कब कहा था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसी वक्त, ठीक है ना। उसी टाइम पे गांधी जी ने करो या मरो का, भैया बहुत हो चुका, अब या तो करो या मरो, ठीक है। तो गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने फिर भी ये नारा गांधी जी का ही है, करो या मरो। ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू टिक कर कहते हैं, ऑप्शन में कंपलसरी जवाहरलाल नेहरू देंगे, और बच्चे 99% जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं, ठीक है ना। तो करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब किसका है? महात्मा गांधी का, ठीक। ये सब किसका है? महात्मा गांधी जी का। और एक आता है, चलो तो आगे चलें। कहाँ तक हो गए थे? 17 तक है, 18। आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज, ये दोनों किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के। आराम हराम है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज तो पक्का याद होगा। पूर्ण स्वराज की मांग ही किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी भाई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1928 में क्या हुआ? साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के उत्तर में, साइमन कमीशन के अपोजिट में मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन्होंने क्या दी थी? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट को किसने मना कर दिया था? उस टाइम पर राज्य सचिव कौन था? बर्कन हेड। बर्कन हेड ने नेहरू रिपोर्ट को फाड़ दिया, ठीक है। इनको पता चला, अच्छा मेरे बापू की इतनी बड़ी बेइज्जती, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरा भारत चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें मांग किसकी की थी? डोमिनियन स्टेट की, यानी कि स्वायत्त राज्य। इसका मतलब है डोमिनियन स्टेट का कि केंद्र सरकार यानी कि सेंटर, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसमें राज रहेगा अंग्रेजों का, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो हमारा शासन रहे, ठीक है ना। तो वो कहता है स्वायत्त राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट, ठीक। एक और आता है, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज। इंडिया, ये भी किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। कौन जिएगा अगर इंडिया मर गया? हु लीव इफ इंडिया डाई, ठीक। और देखो, एक है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसने कहा? ये कहा था चित्तरंजन दास। किसने कहा है? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास के बारे में क्या क्या चीज़ें याद है आपको? समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, भाई बात ठीक है, पूरा सबको सब गुलाम ही थे पूरा भारत। तो चित्तरंजन दास ने देखो क्या था वो पार्टी, कौन सी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू,
ठीक है ना। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। समझ आ गया? ये सब किसके बारे में? चित्तरंजन दास जी के बारे में। और देखते हैं और क्या है। एक आता है जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो राइटर थे बहुत बड़े। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदुस्तान किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जनगण मन बता दिया मैंने आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? कितने हो गए? 22 सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्या थे? नारे थे, सारे इंपॉर्टेंट नारे। सबसे ज़्यादा फोकस आपको, जो कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस पर करना है। एक तो आराम हराम है ना, और दूसरा करो या मरो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और तो याद रह जाते हैं, लेकिन ये दोनों इनमें क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। करो या मरो किसको पर कर देंगे? जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम है किसका कर देंगे? महात्मा गांधी का। ये करो या मरो किसका है? महात्मा गांधी। आराम हराम है किसका है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें ज़रूर ध्यान देना। क्लियर? एक बार देख लो सारे। अब चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक पर। चले, क्लियर? अब देखते हैं आगे। देखो, मैं आपको बताने वाली थी भूमि सुधार, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून भाई अंग्रेजों के ने तो ये भूमि के सुधार ही किए थे, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी सरदर्दी थी। भूमि सुधार कानून में सबसे पहले आप पढ़ो स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त याद होगा, हमने जब ये गवर्नर जनरल पढ़े थे तो एटलीस्ट आपको गवर्नर जनरल का तो नाम पता ही होना चाहिए। कौन था यहाँ पे? कॉर्नवालिस था। कौन लेकर आया था इसको? कॉर्नवालिस लेकर आया था स्थायी बंदोबस्त। देखो, ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें सबसे पहले आया था, इसकी डेट देखते हैं, 1793 में। 1793 में कौन लेकर आया था इसको? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेकर आया था स्थायी बंदोबस्त। ये स्थायी बंदोबस्त जो था, ये पूरे भारत पर लागू नहीं था। ये भारत के लगभग 19% एरिया, 19% क्षेत्रफल पर ये लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें क्या होता था? एक बार एक चीज़ और देखो कि इसमें टैक्स जो था, टैक्स के कितना टैक्स लिया जाएगा आपसे? 3 जो मैं पढ़ाऊंगी सारा वो टैक्स रिलेटेड है। ज़मीन किस ज़मीन पर आपको कितना टैक्स लेना है। ठीक, तो ये क्या था कि इस पर टैक्स की कोई सीमा नहीं थी, कितना भी ले लो, जितना आपसे निकाला जाए। ठीक, टैक्स की कोई सीमा नहीं थी। इसमें क्या करना होता था? इसमें मालिकाना हक किसको दे दिया जाता? जमींदारों को। यानी कि एक गाँव लिया है ना, उस गांव में किसी को एक जमींदार बना देंगे। जमींदार जो होते थे उनको अपॉइंट कर दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हें यहाँ का पूरा टैक्स वसूलना है। ठीक, अब जमींदार को ये दिया हक, यानी कि फिर जमींदार, अब इस पर टैक्स तो उन्होंने सीमित किया नहीं कि आपको इतना टैक्स लेना है, तो जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक कानून था स्थायी बंदोबस्त, क्योंकि अंग्रेज़ों से ज़्यादा अत्याचार यहाँ पे जमींदार करते थे। अंग्रेज़ तो आते थे अपना टैक्स लेके चले जाते थे जमींदारों से, लेकिन जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने के लिए भारतीयों से, जो छोटे छोटे नीचे जाति के थे, आपने पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा, सब जितनी पुरानी फिल्म मिलेंगी ना, तो जैसी होती है ना ब्लैक एंड वाइट टाइप की, मदर इंडिया टाइप की, या उससे थोड़ी सी और बाद वाली, उन सब में सब हर किसी मूवी में आपको दिखाया जाएगा जमींदारों को बेकार। तो जमींदार ये होते थे। तो इसमें क्या था? मालिकाना हक किसका था? जमींदार का। मालिकाना हक किसको हो जाता था? जमींदार को। ठीक, अब ये बताओ कि जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश क्यों करता था? मैं बताती हूँ क्यों करता था। देखो, इसमें ऐसा था, जैसे मान लिया किसी से जितना भी उसने टैक्स वसूला है, जिस किसान से, सपोज़ करो कि वो किसी से उसने 11 कट्टे वो लेकर आया गेहूँ, 11 किलो मान लेते हैं, 11 किलो गेहूँ लेकर आया है, तो 11 किलो में से 10 तो देना है किसको? अंग्रेज़ों को, और 1 किलो देना, 1 किलो खुद के पास रखना है। यानी कि जितना उसके पास टैक्स आया, जितना टोटल उसके पास टैक्स आया है,
उसमें से उसको कितना करना है, उसके 11 पार्ट करने हैं। 11 पार्ट में से 10 हिस्से किसके हो जाएंगे, अंग्रेज के, 10 हिस्से अंग्रेज के, और 1 हिस्सा किसका, जमींदार का, 1 हिस्सा किसका, जमींदार का। ऐसा करना होता था, जितना टैक्स आया टोटल उसके 11 पार्ट्स करो बराबर बराबर। 11 पार्ट में से 10 पार्ट तो अंग्रेज का और 1 पार्ट किसका, जमींदार का। तो ये बताओ जितना बड़ा अमाउंट होगा, है ना, उसका 1 पार्ट उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, उसका 1 पार्ट इतना ही बड़ा होगा। भाई अगर हम कहें कि 11 किलो है कोई चीज़, तो 11 किलो में से 11 किलो है ना। अब 11 किलो में से इसके पास 1 किलो होता है जमींदार के पास। अगर वो यहीं पे वो 22 किलो कर दे तो 22 किलो में तो 2 किलो आ जाएगा ना इसके पास, है ना। 22 किलो करेगा तो 2 किलो आ जाएगा जमींदार के पास। तो इस वजह से अपना उसका जो एक सिंगल पार्ट है वो उसका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करते थे। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त को में क्या था कि मालिकाना हक किसका हो जाता था, जमींदार का। तो जमींदार, इसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा, ये जो टैक्स का जो बंटवारा करना है, ये कि 1 पार्ट जमींदार का और 10 पार्ट अंग्रेजों का, ये टैक्स का बंटवारा सूरज डूबने से पहले करना होता था। यानी कि टैक्स का जो हिसाब देना है अंग्रेजों को वो सूरज डूबने से पहले देना है, यानी कि सूर्यास्त से पहले। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सूर्यास्त कानून। इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, सूर्यास्त कानून। क्लियर। तो सबसे बड़ी इसमें क्या क्या चीज़ें, स्थायी बंदोबस्त 1793 आया, कार्नवालिस के टाइम पर आया। 19% एरिया पर था, इसमें टैक्स निर्धारित नहीं था, सूरज डूबने से पहले देना होता था, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। जमींदारी हक जमींदार का, मालिकाना हक जमींदार को होता था, इसलिए जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और क्या इसमें टैक्स का 11 हिस्से करने होते हैं, 11 में से 1 हिस्सा जमींदार को और 10 हिस्से अंग्रेज के। ठीक, ये है हमारे स्थायी बंदोबस्त। अब चलते हैं दूसरा, नंबर 2, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी 1820 में। 1820 में 1820 में आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी किसके टाइम पर आई रैयतवाड़ी व्यवस्था? आई थी टॉमस मुनरो। थॉमस भी आता है, टॉमस भी आता है, कहीं कहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, टॉमस मुनरो। देखो टॉमस मुनरो जो था, टॉमस मुनरो गवर्नर जनरल नहीं था, ये एज ए सेनापति था, है ना। तो इसने लेकर आया था, कौन? टॉमस मुनरो लाया था छोटे से एरिया में। टॉमस मुनरो लेकर आया था छोटे से एरिया में, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सबसे ज़्यादा इसको फैलाया, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो कि क्या था, एक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन लेकर आया था इसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स लाया था। ठीक, 1820 में। तो ये मुंबई, मद्रास और असम के एरिया में फैला था, मुंबई, मद्रास और असम वाले एरिया में, ठीक है ना। तो पहले तो टॉमस मुनरो लेकर आया, और ये जो इसने जो एरिया कवर किया था, सबसे ज़्यादा एरिया इसी ने कवर किया था। कितना? 51%। भारत के 51, लगभग आधे से ज़्यादा, है ना, आधे से ज़्यादा है, 51%। 51% भाग पर ये लागू किया गया था रैयतवाड़ी। इसमें क्या था? देखो, रैयत कहते थे किसान को, रैयत कहते किसान को। इसमें डायरेक्ट टैक्स किसान से लेना होता था। डायरेक्ट टैक्स किससे लेते थे? किसान से। जमींदार वाला झंझट खत्म। यहाँ पे पहले जमींदार को, किसान जमींदार को टैक्स देगा, जमींदार अंग्रेज को देगा, लेकिन यहाँ पे वो वाली झंझट नहीं थी। यहाँ पे डायरेक्ट किसान किसको टैक्स देते थे? अंग्रेजों को। ठीक है, रैयत किसको कहा जाता था? अंग्रेज को, वो किसानों को ही रैयत कहा जाता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया पर लगने वाला जो ये था व्यवस्था कौन सी थी? रैयतवाड़ी, 51% पर। इसमें जो टैक्स लिया जाता, टैक्स था इसमें 35% से लेकर कितना? 55% तक। 35 से 55% तक, यानी कि जिसकी उपज कम है, जिसके पास कम पैसा है, कम उपज है, उसे 35, फिर किसकी उपज और ज़्यादा है उसे और ज़्यादा टैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 55% तक टैक्स लिया जाता था रैयतवाड़ी में। क्लियर। तो अगर हम इन दो का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा बेकार, सबसे खतरनाक क्या था? स्थायी बंदोबस्त। सबसे ज़्यादा एरिया पे फैला कौन था? रैयतवाड़ी। ठीक है, अब एक और देखते हैं, महालवाड़ी। महालवाड़ी, महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था।
महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये महालवाड़ी व्यवस्था आई थी विलियम बेंटिक। कौन लेकर आया था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक वही है जिसने सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु हत्या, इन सब पर बैन लगाया था विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तो महालवाड़ी में महाल का अर्थ, महाल का मतलब क्या होता है? गांव, ठीक है। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव। तो एक पूरे गांव पे एक ही टैक्स था, ठीक। तो महालवाड़ी जो होता था, महालवाड़ी आया था 1883 में। कब आए? 1883, 1883 में आया था। और इसका एरिया देखते हैं, एरिया था इसका 30%, 30%। एरिया कितना? 30%। अब इसका टैक्स कितना लिया जाता था इसमें? भाई देखो, स्थायी बंदोबस्त में तो टैक्स निर्धारित था ही नहीं, लेकिन इसमें टैक्स लिया जाता 60%, सबसे ज़्यादा 60% टैक्स लिया जाता था इसमें, महालवाड़ी में। सबसे ज़्यादा टैक्स महालवाड़ी, ठीक। सबसे ज़्यादा टैक्स महालवाड़ी। क्लियर तीनों? महालवाड़ी में सबसे ज़्यादा टैक्स। एक बार तीनों को रिवाइज करते हैं, देखो। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। स्थायी सबसे खतरनाक कानून कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। सबसे ज़्यादा एरिया पर जो फैला, रैयतवाड़ी। सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे था? महालवाड़ी भाई 60% था, 60% था। सबसे ज़्यादा टैक्स किस वाली व्यवस्था में था? महालवाड़ी में। सबसे ज़्यादा एरिया में कौन था? सबसे ज़्यादा एरिया में फैला कौन? रैयतवाड़ी। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन था? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसके टाइम पे? कॉर्नवालिस, ठीक है। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, और तीसरा कौन? महालवाड़ी, महालवाड़ी विलियम बेंटिक, ठीक है। एक चीज़ और है, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी, ये इजारेदारी क्या था? ये जो इजारेदारी था, इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? बंगाल से। इजारेदारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से। इसमें ना बोली लगाना होता था। क्या लगाना होता? बोली, बोली लगाना, ठीक है। बोली लगाना, ये देखो, ये तो अभी भी होता है, बोली अभी भी लगती हैं किसी ना किसी चीज़ की। जैसे गवर्नमेंट कोई भी टेंडर देती है, जो कोई ठेका देती है, तो बोली लगा के देती है। तो इसमें जो, जब ये शुरुआत हुई थी इजारेदारी की, तो इसमें बोली लगाई जाती जमींदार की, ठीक है। जमींदारी उसी को दी जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा, ठीक है। सपोज करो जैसे एक सड़क बननी है, सपोज के 50 किलोमीटर की सड़क बननी है, ठीक है। 50 किलोमीटर की सड़क बननी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। सोचो ये 50 किलोमीटर है और ये सड़क बननी है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोली लगाएगी, तो जितने भी ठेकेदार हैं वो पहुँच जाएंगे। तो वो कहेंगे देखो, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 किलोमीटर है, यहाँ पर बेहतरीन सड़क बनानी है। तो कौन इसको बना सकता है? हैं, इतने टाइम पीरियड में आपको सड़क बनानी है। तो एक ठेकेदार आएगा, वो बोल लगाए कि महाराज मैं इसको 50 करोड़ में बना दूंगा, ठीक है, 50 करोड़ में बना दूंगा। दूसरा कहेगा कि मैं इसको 48 करोड़ में बना दूंगा, मैं इसको 48 करोड़ में बना दूंगा। एक और आएगा, वो कहेगा कि मैं 40 करोड़ में बना दूंगा। फिर वही 40 करोड़ एक, 40 करोड़ दो, इससे नीचे कोई बोला नहीं। तो इससे नीचे कोई नहीं बोला, तो सबसे कम वाले को तो टेंडर मिलेगा। भाई अगर कोई चीज़ कोई बेचता है ना, यानी कि किस पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को तो पैसे देने हैं उसको, तो जो सबसे कम में काम कर देगा हम उसी को रखेंगे। तो जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको ही टेंडर दे दिया जाएगा। अब इसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट को कुछ बेचना है, जैसे एयर इंडिया बेच दी, है ना, इस तरह से गवर्नमेंट को कुछ बेचना है, उसकी बोली लगती है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा वो उसको मिलेगी, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पैसे देने होते हैं तो सबसे कम वाले को, ठीक। तो उस टाइम पे जब ये वाली जो इजारेदारी थी, ये इजारेदारी ही है जो मैं बता रही हूँ आपको, इजारेदारी सेम यही है, बोली लगाना। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये जमींदारों की, जमींदारी किसको देनी है ना, जमींदारी किसको देनी है उसके लिए बोली लगती थी, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बंगाल से। इजारेदारी की शुरुआत बंगाल से हुई थी, ठीक है। टाइम देखती हूँ मैं, वरना फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है या नहीं। चलो क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है कि कांग्रेस को क्या क्या कहा गया, है ना। यानी कि चलो देखते हैं, इसको अभी पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फटाफट करा दूँगी, ठीक है ना। कांग्रेस के किसने क्या क्या टिप्पणी की कांग्रेस के ऊपर, इसको तो मैं मिटा देती हूँ। कमेंट्स या टिप्पणी, कांग्रेस पर जो कमेंट्स किए गए थे,
कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, टिप्पणी कैसे लिखी जाएगी, टिप्पणियाँ ऐसी नहीं, छोटी की मात्रा रहती है, टिप्पणियाँ, ठीक है, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ। देखो, कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, कांग्रेस भाई इसकी PDF टाइप करनी चाहिए थी तो फिर मुझे लिखना नहीं पड़ता, लोगों का संगठन है, किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, ठीक। इसके बाद आता है क्या, दूसरा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके पतन में इसका साथ दूं, है ना, यानी कि पतन का मतलब नाश होना, डिस्ट्रॉय होना। तो ये कब कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अब देखो लॉर्ड कर्जन कब था, सोचो, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल का विभाजन जब हुआ तो 1905 का याद है आपको, बनारस अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन याद है आपको। तो 1905 में जब बनारस अधिवेशन हुआ तो इसी से शुरू हुआ था क्या, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के, उसमें बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है ना। तो ये इसी टाइम पे, इस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो 1907 में पता है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो एक तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे कांग्रेसी, और दूसरा उनमें खुद में भी फूट पड़ चुकी थी, गरम दल वालों की सोच अलग, नरम दल वालों की अलग। तो लॉर्ड कर्जन को पता चला कि अच्छा मतलब कांग्रेस ना टूटने वाला है, तो तब उसने कहा था कि कांग्रेस क्या है, अपने पतन क्यों लड़खड़ा रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कांग्रेस का ख़त्म तो नहीं हुई, बस वो दो टुकड़ों में टूट गई, गरम दल अलग हो गई, नरम दल अलग हो गई, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं, और मेरी इच्छा है कि मैं उसके पतन में मदद करूं, उसके पतन में मदद करूं, ठीक है ना। एक तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा, और दूसरा लॉर्ड कर्जन ने कहा था देशद्रोही संगठन कांग्रेस, देशद्रोही, देशद्रोही संगठन कांग्रेस, ठीक है। ये दोनों ही बातें किसने कही थी, लॉर्ड कर्जन ने कही थी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दोनों ही बातें किसने कही थी, लॉर्ड कर्जन ने कही थी। आगे देखते हैं, एक मैंने आपको याद है गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की गांधी जी ने शुरुआत करनी चाहिए, तो कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने भारत छोड़ो का विरोध किया था। कांग्रेस का कहना था कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, अभी हम कहेंगे तो अंग्रेज कुछ ऐसा करेंगे तो अंग्रेज ज़्यादा भड़क जाएंगे, उनका दिमाग पहले ही ठनका हुआ है। लेकिन गांधी जी को पता था कि सही टाइम यही है, अभी शुरू करना चाहिए। तो जब कांग्रेस ने, गांधी जी के अपोजिट थे, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मतलब कांग्रेस अपने संगठन पर इतराओ मत, मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, देश की मुट्ठी भर बालू से, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ, मैं एक मुट्ठी बालू यानी कि रेत बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ, ठीक है ना।
किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी, ठीक है ना। और गांधी जी ने ये भी कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था ये भी, ठीक है ना। समझ गए? मैं एक मुट्ठी बालों से कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। तो कहाँ से आ गया भैया? ठीक है, अब देखते आगे। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, शिक्षित लोगों का एक मेला है, लोगों का एक मेला है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, किसने कहा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। अब बात भी ठीक है, सब में सब एजुकेटेड थे, मैक्सिमम तो सब वकील ही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वकील थे, गांधी जी वकील थे, और जिन्ना वकील था, लेकिन वो तो था मुस्लिम लीग में, जिन्ना भी वकील ही था। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। एक था कांग्रेस अधिवेशन, 3 दिन का एक तमाशा है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, एक तमाशा है। ये किसने कहा था? अश्विनी ने। किसने कहा है? अश्विनी। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, किसने कहा है? अश्विनी ने कहा था। एक आपको याद होगा, मैंने बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कांग्रेस के लिए? चलो देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली एक संगठन है, याद है ना? भीख मांगने वाली। कौन से नंबर पे आ गए थे? 5 6 पे। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है, संगठन है, ठीक है। एक और कहा था कि बरसाती मेंढक की तरह टर करने से आज़ादी नहीं मिलने वाली। ये भी किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक, बरसाती मेंढक की तरह टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसको एक बार लिख लेना, क्योंकि कांग्रेस के तो उसमें था नहीं, कांग्रेस इसी के साथ में लिख लो कि बरसाती मेंढक की तरह टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। ये भी किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। देखो आपको याद है, शुरुआती जो 20 साल थे कांग्रेस के, इसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक भिक्षा, राजनीतिक भिक्षा का काल कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाती थी, ठीक। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, फिर जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, हो गए ना पूरे कितने 20 साल हो गए। तो 1905 में बंगाल के विभाजन से जब कांग्रेस के लोग भड़के, तब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इससे पहले तो क्या था? राजनीतिक भिक्षा का काल। तो उसी टाइम पे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि कांग्रेस भिक्षा मांगने वाले एक संगठन है, भीख ही मांगता भी, कुछ करता नहीं है, ठीक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। एक था कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो हो ही जाता है, सबको सभी को क्या चाहिए? कोई ना कोई पद चाहिए। कांग्रेस में लोग पद के भूखे, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गीत के राइटर है ना, आनंद मठ बुक इन्हीं की तो है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक। और कोई सा रहा? हाँ, कांग्रेस में लोग केवल विनती करते हैं, कांग्रेस में लोग केवल विनती करते हैं, कांग्रेस में लोग केवल विनती करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट है ना,
किसने कहा था? ये विपिन चंद्रपाल ने। विपिन चंद्रपाल, ठीक है। लाल बाल पाल में तीसरा नाम किसका? विपिन चंद्रपाल का ही तो है। तो ये भी गरम दल के, तिलक भी गरम दल के, दोनों ने कांग्रेस को खूब कहा था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस ज़्यादा एक्शन नहीं लिया कुछ भी कांग्रेस ने स्टार्टिंग के 20 सालों में। तो ये इसलिए इन दोनों ने कहा था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल विनती करते हैं कांग्रेस के लोग केवल, मैंने कि रिक्वेस्ट ये कर दो वो कर दो। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस क्या है? भिक्षा मांगने वाली संगठन है, और बरसाती मेंढक की तरह टर चिल्लाने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। ये भी किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, विपिन चंद्रपाल। मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूँ, महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाल लाजपत राय। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, किसने कहा? लाल लाजपत राय ने, ठीक। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक क्या है? तमाशा है, किसने कहा? अश्विनी ने। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी ने कहा था, ठीक है। एक बार देख लो, इतने ही है, बस इतने काफ़ी हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन क्यों लड़खड़ा रहा है और मेरी इच्छा है मैं इसके पतन में साथ दूं। और दूसरा क्या था? देशद्रोही संगठन कांग्रेस, लॉर्ड कर्जन। डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कहा कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है, इन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने आज़ादी दिला दी थी, ठीक है ना। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। देख लेते हैं एक बार, देखो। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस ने पतन क्यों लड़खा, लॉर्ड कर्जन। मैं एक मुट्ठी भर से, कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला, लाल लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ठीक है। एक और लिख लो, कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। नो, कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है। किसने कहा? ये फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं, फिरोज शाह मेहता। भाई बात भी ठीक है, पूरी जनता ये थोड़ा चाहती थी जो कांग्रेस ने किया, है ना भाई। फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अलग चीज़, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई था भी नहीं, है ना। उस टाइम पे कांग्रेस के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई देश को आगे ले जाने वाला था भी नहीं, ठीक। तो ये सब हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने भूमि सुधार की जो रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त वो पढ़ लिए, जितने इंपॉर्टेंट स्लोगन थे वो पढ़ लिए, और कांग्रेस पर जो जितने कमेंट्स, जितनी टिप्पणियाँ की गई थी हमने वो भी पढ़ लिया। तो फाइनली अब कुछ नहीं छोड़ा मैंने ठीक है। आज मैं कहती हूँ कि इंग्लिश मैंने, वो हिस्ट्री मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है, ठीक। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं पॉलिटी की स्टार्ट करूँ, तो सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक। इकोनॉमिक्स की भी चल रही है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होने वाला है, बस 2-4 टॉपिक बचे हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।